नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी हां, आज हम डिक्लेरेशन सूट यानी कि सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इसी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट साल 2023 की जजमेंट में क्लैरिफाई किए गए। जैसे कि मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम सभी लोगों को पता है कि जब एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी होती है, जॉइंट फैमिली संपत्ति मतलब वह पारिवारिक संपत्ति जिसके अंदर सभी को शेयरर का बराबर हिस्सा होता है। उदाहरण के तौर पर सभी भाइयों ने मिलकर एक संपत्ति खरीद ली, पिताजी के नाम संपत्ति थी, पिताजी का देहांत हो गया, पर आज तक वह प्रॉपर्टी सभी भाइयों के नाम नहीं चढ़ी है, केवल पिताजी के नाम है और सभी भाई वहां पर एंजॉय कर रहे हैं। तो ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी होती है। जिस संपत्ति में सभी का हक होता है उसको जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी कहा जाता है, जहां पर जॉइंटली उस फैमिली प्रॉपर्टी को एंजॉय किया जा रहा हूं। नाउ अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि आज की रेलिवेंट जजमेंट में दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। पहली चीज, अगर एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, उसके अंदर बंटवारा नहीं किया गया और बिना बंटवारा किए उस संपत्ति को आगे बेच दिया तो यह चीज अमान्य नहीं रहेगी। इसके अलावा अगर एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, उसमें सभी का हिस्सा बनता है, किंतु केवल एक भाई अगर उस प्रॉपर्टी पर बैठा है, सारा का सारा रेंट अपने पास रख रहा है, प्रॉपर्टी पर केवल अकेला कब्जा करके बैठा है, तो कानून की नजर में यह माना जाएगा कि सभी भाइयों का उस संपत्ति पर बराबर हिस्सा है। और जो वो भाई अकेला उस प्रॉपर्टी पर बैठा है वो सभी भाइयों की तरफ से ट्रस्टी के तौर पर अकेला बैठाया गया है। और ये चीज आप यकीन माने मैं रेलिवेंट जजमेंट के साथ क्लियर करूंगा, ताकि अगर सेम सिचुएशन आपके साथ एनालाइज हो रही है तो वो चीज आप अपने फेवर में उस रेलिवेंट जजमेंट से करा सकें। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को आप लाइक जरूर करें और अपना कमेंट तुरंत कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि ये वीडियो लाइव चल रही है और मैं लाइव आपके कमेंट्स जब तक ये वीडियो चलती है जरूर पढ़ता हूं और रिप्लाई भी देता हूं। चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को शेयर कर लिया जाए। अगर आप लोग मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना ऑफिशियल नंबर प्रोवाइड कराया है, जहां पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर डायरेक्टली मुझसे 1-to-1 कंसल्ट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले हम सेक्शन नंबर 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का प्रोविजन एंड प्रोवाइजो, ये दोनों चीज आपको क्लियर करके देंगे। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आई थी साल 2004 में, वो आपको क्लियर करूंगा। उसके बाद जो लेटेस्ट जजमेंट आई है 2023 में, ये आपको क्लियर की जाएगी, ताकि वो जजमेंट आपको जब क्लियर मैं कर रहा हूं तो 1% भी कंफ्यूजन आपके मन में ना रह जाए। देखिएगा दोस्तों, अब डिस्प्ले पर आप लोगों को सेक्शन नंबर 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट दिखाई देगा। देखिए दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा होगा सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। ये कहता है डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट एज टू डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटस एंड राइट, यानी कि कोर्ट की पावर जहां पर वो किसी व्यक्ति का या तो राइट या स्टेटस डिक्लेयर कर सकती है। अब आप लोगों ने अपने वकील से सुना होगा कि टाइटल सूट डाल रहे हैं, डिक्लेरेशन सूट डाल रहे हैं, वो यही होता है दोस्तों सेक्शन नंबर 34। इसमें देखिए कोर्ट की लैंग्वेज जो है हमारी और जो हमारी लीगल लैंग्वेज है, ये आपको क्या प्रोवाइड कराती है। देखिएगा, एनी पर्सन यानी कि कोई भी व्यक्ति एंटाइटल टू एनी लीगल करेक्टर, किसी लीगल करेक्टर या किसी लीगल राइट का अगर हकदार है किसी प्रॉपर्टी के अंदर, तो मे इंस्टीट्यूट अ सूट अगेंस्ट एनी व्यक्ति, वो किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट में केस दाखिल कर सकता है, पर जो वो व्यक्ति है डिनाइंग और इंटरेस्टेड टू डिनाई, या तो वो मना कर रहा हो या फिर आपको पता है कि वो मना करेगा, किस चीज के लिए, हिज टाइटल टू सच करेक्टर एंड राइट, कि उस व्यक्ति का जो कोर्ट में केस कर रहा है इस प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार नहीं बनता, ऐसा वो व्यक्ति कह सकता है। तो ऐसी स्थिति में उसके अगेंस्ट में डिक्लेरेशन सूट डाला जाता है। इसके बाद देखिएगा, कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन, कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन पावर के चलते मेक देयर इन अ डिक्लेरेशन, वहां पर एक डिक्लेरेशन कर सकता है। क्या कर सकता है? दैट ही इज सो एंटाइटल, कि वो जो व्यक्ति है जो केस डाल रहा है वो उस स्टेटस का, करेक्टर का, राइट का हकदार है।
अब इसका प्रोवाइजो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, प्रोवाइडेड दैट नो कोर्ट शैल मेक एनी सच डिक्लेरेशन वेयर द प्लेंटिफ, यानी कि कोई भी कोर्ट ऐसी कोई भी डिक्लेरेशन नहीं कर सकता। कैसी डिक्लेरेशन? जहां पर जो प्लेंटिफ है, जो केस डाल रहा है, being able to seek further relief then mere a declaration of title and omits to do so, यानी कि जो प्लेंटिफ है, जो डिक्लेरेशन का केस डाल रहा है, वो डिक्लेरेशन के केस के अलावा और भी रिलीफ पाने का वहां हकदार था, और वो उस डिक्री के अंदर, प्लेंट के अंदर वो चीज नहीं डाल पाया और अदर रिलीफ नहीं डाल पाया, तो कोर्ट वहां पर उसके फेवर में वो रिलीफ नहीं देगी। एग्जाम्पल के तौर पर, क्योंकि मुझे पता है ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लगा होगा। देखिए, मान लेते हैं एक डिक्लेरेशन सूट मैंने डाला है, साथ में मेरा उस प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं है, तो मैं सूट फॉर पोजेशन एंड परमानेंट इंजंक्शन डालना भूल गया। नाउ केस की जब फाइनल डिक्री आएगी कि भाई डिक्लेरेशन मेरे फेवर में आ रही है, तो जो सामने वाली प्रॉपर्टी है वो इस चीज के प्रोवाइजो पर खड़ी हो सकती है कि सर यहां पर इस पार्टी को सूट फॉर पोजेशन भी तो मांगना चाहिए था, वो तो उसका कब्जा है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो मुझे बाद में अमेंड भी कराने से रोक सकती है, क्योंकि वो इस प्रोवाइजो में होगा नहीं। साथ ही साथ जो डिक्लेरेशन की जो हमें वहां पर डिक्री मिलने वाली थी सॉरी, वो भी हमें रोक सकती है। तो अगर हमें डिक्लेरेशन के अलावा कोई फर्दर रिलीफ भी चाहिए, तो वो वहां पर साथ में क्लेम करना पड़ेगा। साथ में कब? केस की स्टार्टिंग में नहीं, जब आगे चलकर हमें ऐसा लगता है कि हाँ केस हमारे फेवर में बन रहा है, उस दौरान। ये चीज आपको एडवोकेट आपका क्लियर कर देगा, इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझना है कि अगर कोई फर्दर रिलीफ हमारा वहां पर बन रहा था और हमने केस के बीच में ही वो नहीं मांगा, तो बाद में डिक्लेरेशन की डिक्री लेने में भी हमें मुश्किलें आने वाली है। अब सेक्शन 34 यही बात कहता है। अब मैं आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्लियर कर दूं, जहां पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको क्लियर किया जाएगा। उसके बाद साल 2023 की जजमेंट आपको क्लियर करूंगा। दोस्तों देखिएगा, दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की डिटेल्स यहां पर आपको दिखाई दे रही होगी। जजमेंट का नाम है मोहम्मद अली डेड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस श्री जगदीश कटीला एंड अदर्स। 7 अक्टूबर 2003 की ये जजमेंट है। इसका आप साइटेशन नंबर देखिए, केस नंबर है इसका सिविल अपील नंबर 12450 ऑफ 1996। अब दोस्तों मैं आपको क्लियर करता हूं कि इस रेलिवेंट जजमेंट पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। मात्र 1 मिनट लगेगा, ये क्लियर कर देता हूं। डिस्प्ले पर बड़ी ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा, एमडी मोहम्मद अली वर्सेस जगदीश कटीला के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि लॉन्ग और कंटिन्यू कब्जा होने के बावजूद भी वो प्रतिकूल कब्जा नहीं स्थापित कर सकता। किस स्थिति में? को शेयरर की स्थिति में। अगर एक को शेयरर है जिसने अकेले ने संपत्ति पर लंबे समय से कब्जा बना रखा है, तो वह उस कब्जे से मालिक नहीं बन सकता। यहां पर देखिएगा क्या लिखा है, अ को शेयरर बिकम अ कंस्ट्रक्टिव ट्रस्टी ऑफ अदर को शेयरर, यानी कि जो बाकी को शेयरर हैं, बाकी संपत्ति पर हकदार हैं, उनकी नजर से जिसका संपत्ति पर कब्जा है को शेयर का, वो ट्रस्टी माना जाएगा। एंड द राइट ऑफ अदर को ओनर्स वुड डीम टू बी प्रोटेक्टेड बाय द ट्रस्टी। जो वो ट्रस्टी है, जो को शेयरर है जिसने संपत्ति पर कब्जा जमा कर रखा है, बाकी को शेयरर का जो अधिकार है उस ट्रस्टी की तरफ से ही बचाकर रखा गया है। ये चीज इस रेलिवेंट जजमेंट में क्लियर कर दी गई। समझा देता हूं आपको 1 मिनट में। कई बार ये सिचुएशन देखने को मिलती है कि एक पारिवारिक सदस्य सभी की संपत्ति पर कब्जा करके बैठ जाता है, रेंट अपने पास ले रहा है, अपने वहां पर काम ओपन कर लिया उसने, सभी प्रकार की म्यूटेशन दाखिल खारिज अपने नाम से चढ़वा लिया और बाद में कह रहा है मैं अकेला हकदार हूं। जी नहीं दोस्तों, अगर एक को शेयरर है, को ओनर है, तो यही माना जाएगा कि बाकी को शेयरर की परमिशन के बाद उसको अकेला वहां पर बैठाया गया है ट्रस्टी के तौर पर। और जब कभी भी बाकी को शेयरर अपना हक मांगना चाहेंगे, एक पार्टीशन सूट से वो अपना हक लेकर अलग हो सकते हैं। ये इस रेलिवेंट जजमेंट में क्लियर किया गया था। अब साल 2023 की जजमेंट आपको क्लियर कर दूं, जहां पर ये सुप्रीम कोर्ट की रेलिवेंट जजमेंट और सेक्शन 34 की क्लैरिफिकेशन आपको बताई गई है। दोस्तों अब दोस्तों डिस्प्ले पर आपको केस डिटेल दिखाई देंगी, एक बार ध्यान दीजिएगा। जजमेंट का नाम है मनोरमा वर्सेस सुधा एंड अदर्स। यहां पर ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है। इसका सिविल रिवीजन नंबर देखिए 288 ऑफ 2023 और 2 मई 2023 को इसको पास किया गया है। अब केस के फैक्ट्स मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, बैकग्राउंड बता देता हूं, केस के अंदर हुआ क्या था। उसके बाद ऑनरेबल मध्य प्रदेश ने क्या क्लैरिफिकेशन की है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने, वो मैं आपको यहां पर क्लियर करूंगा। दोस्तों
देखिए दोस्तों, प्रेजेंट केस में प्लेंटिफ की तरफ से केस डाला गया है कि एक डेक्लेरेशन सूट के माध्यम से सेक्शन 34 जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में हमारा भी हिस्सा है, उसके अंदर कैंसलेशन ऑफ सेल डीड की मांग की है कि उनका हिस्सा था, प्रॉपर्टी को आगे भेज दिया, और वहां पर परमानेंट इंजंक्शन की भी मांग की गई है। अब प्रेजेंट सिनेरियो में प्लेंटिफ का यह कहना है कि यह हमारी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी थी, इसका आज तक पार्टीशन नहीं हुआ, हमारा शेयर हमें नहीं मिला और हमारे अदर को शेयरर ने संपत्ति को आगे बेच दिया जिसका उसके पास एकल अधिकार नहीं था, यानी कि अकेला अधिकार उनके पास इस चीज का नहीं था। नाउ इस चीज को डिफेंड करते हुए डिफेंडेंट का कहना है कि प्लेंटिफ का तो संपत्ति पर कब्जा भी नहीं था, और देखा जाए तो प्लेंटिफ ने केवल डिक्लेरेशन सूट डाला है, सूट फॉर पोजेशन नहीं डाला। जबकि सेक्शन 34 के प्रोवाइजो पर अगर हम ध्यान दें तो जो प्लेंटिफ है, अगर वो डिक्लेरेशन के अंदर किसी और का भी हकदार है और वो उसके लिए रिलीफ नहीं मांगता तो प्रोवाइजो के हिसाब से डिक्लेरेशन का रिलीफ भी उसको नहीं मिलेगा। जो चीज मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको क्लियर की थी जब सेक्शन 34 आपको समझा रहा था, डिफेंडेंट ने भी यही कहा कि प्रेजेंट सिनेरियो में देखा जाए तो संपत्ति पर कब्जा भी प्लेंटिफ का नहीं है, अदर को शेयरर का वहां पर कब्जा है। ऐसी स्थिति में चलिए डिक्लेरेशन सूट डाला, पर सूट फॉर पोजेशन भी तो साथ में मांगना चाहिए था। अगर वो सूट फॉर पोजेशन नहीं मांग रहा तो उसको रिलीफ यहां पर नहीं मिलना चाहिए। ये चीज डिफेंडेंट ने वहां पर डाली और 711 सीपीसी के हिसाब से उसको डिसमिस करने की मांग कर दी कि केस को ही खारिज कर दिया जाए। अब देखिए दोस्तों, इस चीज का जब वहां पर प्लेंटिफ ने रिप्लाई दिया तो मैंने एक जजमेंट आपको क्लियर करी थी, मोहम्मद अली जगदीश कटीला। उस जजमेंट का रेफरेंस इस केस में भी दिया गया कि अगर एक को शेयरर है उसने अकेले ने कब्जा रखा है तो यही माना जाएगा कि बाकी सभी को शेयरर का भी वहां पर पोजेशन है, और जिसका पोजेशन है वो ट्रस्टी की तरह से बाकी को शेयरर का वहां पर पोजेशन ऑक्यूपाई किए हुए है। इस जजमेंट का रेफरेंस यहां पर प्लेंटिफ ने अपनी केस में दिया जिसमें यह चीज कही कि जो को शेयरर है उसका तो कब्जा है और हम भी वहां पर ट्रस्टी की तरह से देखे जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 34 में सूट फॉर पोजेशन डालना अलग से मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, और ऐसी सिचुएशन अगर नहीं बन रही तो जो 711 से सूट को डिसमिस करने की मांग की जा रही है वो भी कोर्ट की नजर में सूटेबल नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों, प्रेजेंट सिनेरियो में डिफेंडेंट ने जो यहां पर 711 की मांग की थी उसको डिसमिस कर दिया गया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब इस चीज से डिफेंडेंट परेशान होकर आगे हाई कोर्ट के सामने पहुंचता है, पिटीशन दाखिल करता है। अब देखिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वहां पर क्या क्लैरिफाई किया, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, जब ये मैटर आगे ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने पहुंचता है तो पिटीशन भी अपनी तरफ से, जो पिटीशनर है जो ये कह रहा है 711 से डिसमिस करो, वो भी अपने रिलेटेड एविडेंस रखता है, और जो वहां पर रिस्पोंडेंट है जिन्होंने प्रॉपर्टी बेची है, जो को शेयरर है, वो भी अपने रिलेटेड डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड वगैरह प्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट यही देखता है कि एक को शेयरर बाकी को शेयरर की तरफ से प्रॉपर्टी पर पोजेशन जमाए रखता है, और ये चीज रेलिवेंट जजमेंट्स में भी बहुत सी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर की है। इसके अलावा प्रेजेंट सिनेरियो में यह भी देखा गया है कि पार्टीशन प्रॉपर्टी का नहीं हुआ था, और जब तक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का पार्टीशन नहीं हुआ, सभी को शेयरर को सेपरेट सेपरेट हिस्सा नहीं दिया गया, तो कैसे एक को शेयरर सबका हिस्सा सेल कर सकता है। ऐसी स्थिति में यही चीज पाई गई कि अगर एक डिक्लेरेशन सूट डाला गया है सेक्शन 34 में और को शेयरर का अकेले का पोजेशन था, तो यह जरूरी नहीं कि जो दूसरे को शेयरर हैं जो क्लेम कर रहे हैं वो अलग से सेक्शन 34 के अंदर सूट फॉर पोजेशन की भी डिमांड करें। ऐसी स्थिति में जो 711 का वहां पर जो पिटीशनर था जो क्लेम डाल रहे थे डिसमिस करने की, उसकी अपील को वहां पर रिजेक्ट कर दिया गया ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से भी। अब दोस्तों, प्रेजेंट सिनेरियो में आपको यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अगर एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है उसमें पार्टीशन नहीं हुआ तो सभी को शेयरर से जब तक लिखित परमिशन नहीं ले ली जाती उस प्रॉपर्टी को आगे नहीं बेचना चाहिए। सेकंड चीज, अगर एक को शेयरर प्रॉपर्टी पर अकेला कब्जे करके बैठा है तो यही माना जाएगा कि बाकी को शेयरर ने उसको परमिशन दी और वो ट्रस्टी की तरह उस प्रॉपर्टी पर बैठा है। थर्ड पॉइंट, अगर कोई डिक्लेरेशन सूट डाल रहा है सेक्शन 34 तो फर्दर रिलीफ उसको उसमें जरूर क्लेम करना चाहिए। हां, अगर प्रेजेंट सिनेरियो जैसी सिचुएशन है को शेयरर वाली है तो सूट फॉर पोजेशन डालना अनिवार्य नहीं है। ये सारे कंसेप्ट मैंने आज की वीडियो में सिंपल लैंग्वेज में आपको क्लियर करके दे दिए हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को
आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को एक नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर भी डायरेक्टली मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें।